एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि ईसीजी इंटरप्रिटेशन क्या होती है और हम किस तरह ईसीजी की जब भी हमारे सामने आए तो हम किस तरह उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और अब फाइनल अपना डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि इस वीडियो के कंटेंट्स क्या होंगे हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास ईसीजी बेसिक्स, कि ईसीजी असल में होती क्या है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। हम जब भी हमारे सामने कभी ईसीजी वगैरह आती है तो हम सीधा जो है वो डायग्नोसिस की तरफ भागते हैं, हालांकि ये गलत है। हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, पहले देखना चाहिए ईसीजी है भी ठीक भी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, रेट क्या है, रिदम क्या है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी ईसीजी आपको मस्त आनी चाहिए। सारी ईसीजी यार बीमारी के बारे में जो ईसीजी वगैरह है वो तो उसको समझना और उसको सीखना बहुत मुश्किल है, वो कि कार्डियोलॉजिस्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। तो हमने जो है कुछ बेसिक्स और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं उनके बारे में सीखना है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आप हल करने की कोशिश करें। तो अब हम आते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक पे। तो ईसीजी होता क्या है। असल में ईसीजी जो है हमारे पास वो है ग्राफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और ये ईसीजी जो हमारे पास शो होती है ये 12 लीड्स की होती है टोटल। तो जब भी हमारे पास कोई भी ईसीजी की आएगी हमारे पास जो प्रिंट फॉर्म में आती है, तो आपने सबसे पहले वो देखना है कि वो हमारे पास प्रेजेंट क्या कर रही है। तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की जिसको वो प्रेजेंट कर रही है। अब हम देख लेते हैं कि जो ये ईसीजी हमारे पास 12 लीड्स की होती है, असल में ये 12 लीड्स होती क्या है। तो हमारे पास जो ये 12 लीड्स हैं असल में इसे हम दो में डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास 6 लीड्स होती हैं उन्हें हम चेस्ट लीड्स कहते हैं, और जो कि हमारे पास लिखी जाती हैं V1 to V6। इसके अलावा हमारे पास जो है वो 6 लीड्स जो बच जाती हैं वो लिम लीड्स होती हैं, जो है हमारे पास 1, 2 और 3। ये हमारे पास लिम लीड्स हैं। इसके अलावा जो AVR, AVL और AVF है इसे हम बोलते हैं ऑगमेंटेड लीड्स। अब एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप ईसीजी ले रहे हो तो जो कैथोड वगैरह है जिसके थ्रू आप ईसीजी ले रहे हैं वो बॉडी को टच ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, और राइट स्पॉट पे करना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो लिम लीड है वो आपने चेस्ट लीड की जगह पे लगाई हुई है, तो जो आपकी ईसीजी इस तरह हमारे पास जो निकल के आएगी तो वो गलत होगी। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास जब ईसीजी आती है तो वो कुछ इस तरह की दिखती है हमारे पास जो है। अब उसके ऊपर मज़ीद में हम अगर उसमें फ़र्दर डिटेल में जाएंगे तो वो क्या है हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे पास ईसीजी है इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये एक बिग बॉक्स है, इसके अंदर मज़ीद जो है वो छोटे बॉक्स हैं। अब ये असल में क्या डोनेट करते हैं, ये हमारे पास जो है ये बिग बॉक्स है जिसके हमारे पास इस एक्सिस पे हमारे पास करंट आता है जो कि मिली वोल्ट में आता है, और दूसरे साइड पे जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसके ऊपर जो हम लेते हैं वो टाइम लेते हैं। अब अगर फ़र्ज़ किया हमने एक फुल बड़ा बिग बॉक्स लेना है तो वो 0.2 सेकंड्स का होता है। अगर आपने उसमें फ़र्दर स्मॉल बॉक्स लेना है तो वो 0.04 सेकंड्स का होता है। अगर इसी तरह वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो जो आपके पास जो करंट आता है, अगर आपने फुल बॉक्स का लेना है तो 0.5 है, अगर आपने सिंगल बॉक्स का लेना है तो वो 0.1 है मिली वोल्ट के हिसाब से। अब ये थी। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की हम बात करते हैं तो असल में होती क्या है। जैसा कि आप सबको पता है, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो जनरेट किस तरह होती है। तो ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है, हम इसमें से टच करने नहीं करेंगे। दूसरी बात जो है हमारे पास, जैसा कि आप सबको पता होगा कि ऐसे नोड जो है हमारे पास असल में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो स्टार्ट होती है हमारे पास वो ऐसे नोड से स्टार्ट होती है। ऐसे नोड से जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो वो ज़ाहिरी बात है एक सेल से दूसरे सेल्स की तरफ जाएगी और बढ़ेगी, क्योंकि जो सेल्स ये हैं इनके बीच में एक विंडो सी होती है जो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दूसरे सेल पे ट्रांसमिट करती है। अब जब हमारे पास ऐसे नोड में ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है तो ये फर्दर जो है एट्रियम जो है हमारे पास उसके ऊपर जाएगी बाय मीन्स ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में जाएगी हमारे पास। कुछ इस तरह जाएंगे, कुछ इस तरह जाएंगे, कुछ इस तरह जाएंगे हमारे पास। अब जब फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एट्रियम में फुल जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो गई है, या हम जिसे कहते हैं कि फुल डीपोलराइज हो गए हैं हमारे पास, उसके बाद जो हमारे पास डायरेक्ट ये वेंट्रिकल में नहीं जा सकते। तो एट्रिया है और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है और उसके बीच में हमारे पास एवी नोड है। अब जब ये ऊपर से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सारी आएगी हमारे पास एट्रियम से, तो सबसे पहले वो जाएगी हमारे पास सीधी
एवी नोड के ऊपर। एवी नोड के बाद वो ट्रांसमिशन होगी मज़ीद वेंट्रिकल की तरफ या बंडल ऑफ हीस या पकंजे फाइबर के थ्रू। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसे नोड ने हमारे पास जनरेट की, उसके बाद वो एट्रियम के ऊपर गई। एट्रियम जब कंप्लीट हमारे पास डीपोलराइज हो गया, उसके बाद हमारे पास वेंट्रिकल एवी नोड के पास आई। एवी नोड से हमारे पास बंडल ऑफ हीस के थ्रू फुल जो हमारे पास फुल चैम्बर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गई। इसी तरह जब रिपोलराइजेशन होगी तो हमारे पास एंड से स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। जब डिपोलराइजेशन थी तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आई। इसी तरह रिपोलराइजेशन जो हमारे पास नीचे से स्टार्ट होगी ऊपर की तरफ आएगी। अब ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो हम ग्राफ पेपर पे हमें मिलती है प्रिंट हुई हुई, वो कुछ इस तरह की नज़र आती है हमें। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इसके अंदर फर्दर जो हमारे पास वेव्स क्या होती हैं, सेगमेंट्स क्या होते हैं और इंटरवल हमें किस चीज़ को बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है वेव्स क्या होती हैं। वेव जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक पी वेव है, ये क्यू वेव है, आर वेव है, एस वेव है और टी वेव है। असल में हमारे पास टोटल 5 वेव्स होती हैं, लेकिन कुछ कुछ जो हमारे पास हैं उसके अंदर हमारे पास एक्सेप्शन भी होती है जो कि यू वेव है। तो हमारे पास टोटल 6 वेव्स हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन होती हैं वो 5 होती हैं। उसके अलावा सेगमेंट्स होते हैं। तो सेगमेंट्स हमारे पास 2 होते हैं, पी आर सेगमेंट और एस टी सेगमेंट। अब ये क्या होते हैं ये हम आगे मज़ीद आगे चल के पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरवल्स हैं उसमें हमारे पास क्यू टी इंटरवल आता है और पी आर इंटरवल आता है। अब नॉर्मल जो है हमारे पास ई सी जी है वो किस तरह होती है या किस फॉर्म में होती है। तो बेसिक जो हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी ई सी जी का तो वो यही होते हैं हमारे पास। तो आप ये देख लें, ये जो है हमारे पास पहले आइसो इलेक्ट्रिक लाइन शो हो रही है हमारे पास, उसके बाद अप साइड जो है डिफ्लेक्शन शो हो रही है, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर डाउनवर्ड हो रही है, डिफ्लेक्शन शो हो रही है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये आर वेव है हमारे पास। फिर ये जब हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे आएगी तो ये फर्दर थोड़ा सा नीचे उससे जाएगी। तो ये जो नीचे गई हुई है हमारे पास डाउनवर्ड गई हुई है, ये एस वेव है। फिर ये एस वेव वापस आएगी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के पास, उसके अलावा हमारे पास जाएगी फिर जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी, ये टी वेव है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इसे हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, और जो ऊपर की तरफ जा रही है उसे हम बोलते हैं अपवर्ड डिविएशन, और जो नीचे की तरफ जा रही है उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड डिविएशन। फर्ज किया करंट हमारे पास जो है अगर प्लस से पॉजिटिव साइड पे, अगर पॉजिटिव करंट हमारे पास पॉजिटिव साइड पे जाएगा तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन हमारे पास शो होगी। अगर फ़र्ज़ किया जो हमारे पास करंट है वो नेगेटिव की एनोड की तरफ जाएगा तो हमारे पास डिफ्लेक्शन जो शो होगी वो कौन सी होगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। अब मज़ीद आगे हम चलते हैं और मज़ीद देखते हैं फर्दर डिटेल में जाके। अब पार्ट 2 है हमारे पास कि इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। तो इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने दिमाग में रखनी है कि आपने डायग्नोसिस की तरफ डायरेक्ट नहीं भागना। हमारा लास्ट ऑप्शन जो है एट द एंड हमने डायग्नोसिस ही देखना है, लेकिन आपने स्टेप वाइज अप्रोच देखनी है। सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी है, आया जो पेशेंट हमारे पास आया उसको मसला क्या था, फिर आपने उसका प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद आपने उसकी ईसीजी करानी है या जो भी लैब टेस्ट वगैरह आते हैं ये थर्ड ऑप्शन में आते हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन ईसीजी नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप वाइज अप्रोच। स्टेप वाइज अप्रोच को हम सिस्टेमिक अप्रोच भी बोलते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं हमारे पास एक ईसीजी है हमारे पास, ये शो हो रही है। तो हमारे पास लीड्स आपको जैसे कि मैंने पहले बताया 1 2 3 AVR AVL AVF V1 V2 V3 V4 V5 V6 जो कि हमारे पास यहाँ पे मज़ीद आगे शो होती हैं। खैर अब हमने चलना है, सबसे पहली जो चीज़ देखनी है कि वो साइनस रिदम है या नहीं है। तो साइनस रिदम का मतलब कि अगर फ़र्ज़ किया आपने कोई भी लीड्स देखी उसके अंदर आपको पी वेव अगर नज़र आई तो इसका मतलब है कि ये साइनस रिदम है, या जो आपने इलेक्ट्रोड वगैरह बॉडी के साथ कनेक्ट किए हैं वो ठीक कनेक्ट किए हैं या नहीं कनेक्ट किए, तो उसके लिए आपने पी वेव का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे आपको पी वेव कहाँ मिल रही है, देखें ज़रा, कोशिश करें देखने की। ये हमारे पास पी वेव शो हो रही है, ये वाली छोटी सी जो डिफ्लेक्शन है अपवर्ड की तरफ, ये पी वेव है हमारे पास। इसके अलावा ये देख सकते हैं, ये हमारे पास पी वेव है, ये पी वेव है। तो इस तरह आपने ये देखना है, ठीक है। अब ये वाली आपने लीड देखी जो यहाँ पे मैंने शो की हुई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सब जगह पे पी वेव्स बनी हुई हैं, किसी भी जगह पे पी वेव बनी हुई नहीं है, सारी जगह पे पी वेव हैं, ठीक है। तो हम इस ईसीजी लीड को कह सकते हैं कि ये इसका जो रिदम है ये साइनस है। अब जब आपने ये देख लिया कि ये रिदम साइनस बना हुआ है तो दूसरा ऑप्शन जो आपने
या दूसरी जो अप्रोच है या सेकंड स्टेप जो होगा हमारे पास, वो क्या होगा, आपने रेट चेक करना है। अब रेट चेक करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने याद रखना होगा। सबसे पहले आपने चीज़ देखनी है कि जो हमारे पास ये जो एक आर वेव है और जो दूसरी आर वेव है, इसके बीच में स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं, और ये कौन सी आपने लीड में चेक करना है, लीड 2 में। लीड 2 में आपने चेक करना है कि हमारे पास जो एक आर है और दूसरे आर के बीच में कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं। उस जितने फ़र्ज़ किया हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस आते हैं, आपने उनको फर्दर डिवाइड कर देना है 1500 के साथ। तो 1500 है, उसको डिवाइड कर लेंगे आप नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस। जैसा कि आप इस वाली ईसीजी में देखेंगे कि जो लीड 2 है, इसके अंदर हमारे पास तकरीबन जो है स्मॉल बॉक्सेस वो 16 शो हो रहे हैं। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि 15 है, ठीक है, ताकि आसानी होगी हमें पढ़ने में। तो आप 1500 को आप 15 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बनता है 100। तो इस पेशेंट का जो हमारे पास है वो हार्ट रेट कितना है, 100। और नॉर्मल रेंज जो है हमारे पास कितनी होती है, 60 to 100। अगर लेस दैन 60 है तो ब्रेडिकार्डिया, ग्रेटर दैन 100 है तो टैकीकार्डिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। पहला स्टेप था हमारे पास साइनस रिदम, दूसरा स्टेप था हमारे पास रेट। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, उसमें आपने चेक करना है कि ये जो आपने ईसीजी देखी है, इसमें एक्सिस कौन कौन सा है। अब एक्सिस को चेक करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। तो आपने लीड्स कोई भी देखनी है, लीड 1 या लीड 3 या लीड 2 या लीड जो 3 है, कुछ लोग वो देखते हैं, हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन ये है कि आप 1 और 3 को देखें, ये बहुत आसान है देखने में। तो जो एक्सिस है हमारे पास, हम पहले वो देख लेते हैं कि एक्सिस होते क्या है। अगर फ़र्ज़ किया लीड 1 में हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, आर वेव की डिफ्लेक्शन हमारे पास पॉजिटिव है लीड 1 में। अगर दूसरी लीड 3 में हमारे पास क्या है, आर वेव की डिफ्लेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, मतलब अप साइड, ऊपर है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के अबव है। तो ये दोनों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव साइड पे है या अपवर्ड साइड पे है। तो जब इस तरह की हमारे पास कंडीशन आएगी तो ये हमारे पास जो एक्सिस बनेगा उसे हम बोलेंगे नॉर्मल एक्सिस। तो नॉर्मल एक्सिस में क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ये वाली जो लीड 1 में हमारे पास डिफ्लेक्शन है वो अपवर्ड है और लीड 3 है उसमें हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, तो ऐसी को हम बोलते हैं लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन। इसके लिए आप फॉर्मूला बहुत सिंपल सा याद रख सकते हैं, आई एम पॉजिटिव, यू आर नेगेटिव, दैट्स वाई आई लेफ्ट यू। ठीक है, आई एम पॉजिटिव, यू आर नेगेटिव, दैट्स वाई आई लेफ्ट यू। तो ये आप फार्मूला याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी। अब राइट एक्सिस डेविएशन के लिए आपने इसी को उलट कर देना। अगर फ़र्ज़ किया लीड 1 में हमारे पास जो है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो और लीड 3 में हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो, तो ये हमारे पास क्या है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। इसके अलावा हम देख लेते हैं एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन जो है वो क्या होती है। तो अगर फ़र्ज़ किया लीड 1 में हमारे पास नेगेटिव है, डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, और जो लीड 3 है उसमें भी डिफ्लेक्शन जो है हमारे पास डाउनवर्ड है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। बहुत ही आसान है, अगर दोनों ऊपर वाली साइड पे या पॉजिटिव हैं तो वो नॉर्मल है, दोनों डाउनवर्ड या नीचे वाली साइड पे हैं तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है। अगर एक पॉजिटिव है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, थर्ड वाला जो है हमारे पास नेगेटिव है तो लेफ्ट एक्सिस है। अगर इसी तरह हमारे पास इसका ऑपोजिट है तो हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन है। अब यही हमने एक्सिस पढ़ लिया। अब इस जो हमारे पास ईसीजी लीड है, आप इसमें कोशिश करें कि ये कौन सी है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्सट्रीम है या जो भी है। तो आप देख सकते हैं कि लीड 1 में ये पॉजिटिव साइड पे है, जो आर वेव है वो अपवर्ड बनी हुई है, और जो लीड 3 है इसमें भी आर वेव हमारे पास जो है अपवर्ड बनी हुई है। तो इन दोनों को, ये जब दोनों ऊपर वाली साइड में है तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको हम कंडीशन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। तो हमारे पास क्या हो गया, ये नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है। अब जो चौथी चीज़ है हमारे पास, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ ली। अब चौथी चीज़ है हमारे पास रिदम। अब रिदम होता क्या है, तो रिदम को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि आपने एक आर और दूसरे आर के बीच में देखने हैं नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, लीड 2 में आपने चेक करनी है, लीड 2 में आपने देखने हैं नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन 1 आर एंड सेकेंड आर वेव। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया
कोई भी लीड है हमारे पास, उसके अंदर जो फर्स्ट आर है और सेकंड आर है, उसके बीच में अगर फ़र्ज़ किया पी स्मॉल बॉक्सेस आते हैं। दूसरी है हमारे पास, उसी लीड में आपने चेक करना है, अगर दूसरी में आर और उसके साथ वाले आर के बीच में भी 20 स्मॉल बॉक्सेस आते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट सेकंड, इसी तरह आपने थर्ड फोर्थ सारा कुछ देखना है, अगर वो सारों में एक जैसे हैं तो इस रिदम को हम बोलेंगे कि ये कौन सा है, रेगुलर रिदम है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ किया आपने वही कोई और लीड ली, उसके अंदर लीड आपने 2 ही लेनी है, कोई और बंदा है, पेशेंट आपके पास आता है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो अगर फर्स्ट में फ़र्ज़ किया 20 है, आगे 21 जा रहे हैं, फिर 22 जा रहे हैं, बन रहे हैं हमारे पास 23 बन रहे हैं, इस तरह मतलब कि हमारे पास चेंजिंग आ रही है, जो स्पेस है वो बढ़ती जा रही है आर आर के बीच में। तो इसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिदम। अब आप ये एग्जांपल एक देख लें, हमारे पास हमने लीड 2 में जाना है सबसे पहले, उसके बाद जब हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक आर के बीच में और दूसरे आर के बीच में कितने नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस हैं, तकरीबन इसमें 16 है। फिर इस वाले और दूसरे वाले में देखेंगे तो तकरीबन हमारे पास ये भी 16 ही बनते हैं। अगर पीछे की साइड पे आ जाएं तो तकरीबन ये भी 16 ही बनते हैं। तो जैसा कि हमारे पास जो हम देख रहे थे यहाँ पे रिदम देख रहे, तो हम कह सकते हैं जो इसका रिदम है वो कौन सा है, रेगुलर है। अब जो हमारे पास एक होगा रेगुलर रिदम होता है और दूसरा होता है इरेगुलर रिदम। अब जो इरेगुलर रिदम है उसको भी हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं इरेगुलरली इरेगुलर और दूसरे को बोलते हैं रेगुलरली इरेगुलर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर फ़र्ज़ किया लीड 1 है हमारे पास और ये लीड 2 है, लीड 1 में हमारे पास आर और आर के बीच में जो डिफरेंस है वो पहले 20 आया है, फिर 21 आया है, फिर 22 आया है, फिर 23 आया है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे रेगुलरली इरेगुलर, मतलब कि रिदम इरेगुलर है लेकिन ये क्या है, रेगुलर इंटरवल के साथ हो रहा है। जैसे स्किप हो रहा है 1 फिर 1 प्लस 1 फिर प्लस 1 फिर प्लस 1। अगर फ़र्ज़ किया हम दूसरी लीड लेते हैं जिसके अंदर पहले अगर 20 था, फिर ये 18 हो गया, फिर ये 22 हो गया, फिर ये 26 हो गया, फिर ये 25 हो गया, तो इस रिदम को हम बोलेंगे इरेगुलरली इरेगुलर, मतलब कि रिदम पहले से इरेगुलर था लेकिन जो इसके बीच में फर्दर हम अगर डिवाइड करें तो ये इनके बीच में भी कोई रिदम नहीं बन रहा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, -2 हो रहे हैं, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है, डिफरेंस जो है वो इरेगुलर है किस्म का। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। तो रिदम में हमारे पास दो टाइप्स थी, आपने इस तरह से याद रखना। चले हमने तकरीबन जो है अपना आधा काम जो है वो आज का कर लिया है। तो आप सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें कि आपने जो पीछे सुना है उस सब को इस पे अप्लाई करने की कोशिश करें। तो लेट्स अप्लाई। सबसे पहली चीज़ थी हमारे पास, हमने देखना था कि पी वेव है या नहीं है। अब फ़र्ज़ किया हम चलते हैं इसी के ऊपर, तो जैसा कि इसमें हमारे पास पी वेव है, ये पी वेव है, यहाँ पे भी पी वेव है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन के साथ, ये भी पी वेव है हमारे पास, इसमें भी पी वेव है, इसमें भी पी वेव है, फ़र्ज़ किया सारों में है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पी वेव इज़ प्रेजेंट। दूसरी चीज़ हमने क्या चेक करनी थी, रेट। रेट चेक करने के लिए आपने क्या जाना है, लीड 2 के ऊपर जाना है, आर आर के बीच में देखना है नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं, तो इसमें तकरीबन हमारे पास 16 है, तो हमने 1500 को डिवाइड करना है 16 पे, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास 100 आता है। तो हार्ट रेट हमारे पास इस पेशेंट का क्या हुआ, 100। अब थर्ड स्टेप है हमारे पास, हम एक्सिस देख लेते हैं। तो एक्सिस देखने के लिए लीड 1 आपने देखनी है और लीड 3 देखनी है। लीड 1 में भी जो आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव साइड पे, ऊपर की साइड पे, और लीड 3 में भी हमारे पास जो आ रहा है वो पॉजिटिव साइड पे है। ठीक है, तो जब एक भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, रिदम चेक करते हैं। रिदम चेक करने के लिए आपने किस पे जाना है, लीड 2 पे जाना है। लीड 2 पे आपने गए, आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन फर्स्ट 2 आर आर, सेकेंड, थर्ड, सारों में आपने चेक किया। ठीक है, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16।
ठीक है, इसमें भी 16 है, तो सारे में जो है हमारे पास नॉर्मल या एक ही अमाउंट आई है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉर्मल रिदम। ठीक है, तो इस तरह आपने मज़ीद आगे बढ़ना है। अब हम मज़ीद जो है वो हमने वेव्स तो पढ़ ली, अब हम इंटरवल देख लेते हैं कि इंटरवल कौन कौन से हैं हमारे पास, या हमारे पास सेगमेंट कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट ऑफ पी से लेके आपने जाना है पी के एंड तक। ये जो है हमारे पास, इसे हम क्या बोलेंगे, पी वेव की ड्यूरेशन। उसके अलावा आपने चेक करना है कि स्टार्ट आपने लेना है पी वेव से और एंड किस पे स्टार्ट लेना है आपने क्यू वेव का। तो इस जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पी आर इंटरवल। फिर आप आगे बढ़ते हैं, क्यू वेव जो हमारे पास है वो जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है उसे हम क्या बोल रहे हैं, क्यू वेव। और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन से अपवर्ड की तरफ जो जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको कंडीशन उसको बोलते हैं हम आर वेव। अब आर वेव जो है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट लेके यहाँ तक जब ये वापस आ रही है तब ये आर वेव है। उसके बाद जब ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगी या नेगेटिव साइड पे जाएगी तो इसे हम बोलेंगे एस वेव। अब जब ये एस वेव वापस आएगी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर, उस वक्त तक जो है उसे हम बोलेंगे एस वेव। यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक आई, ये एस वेव थी। इसके अलावा जब ये टच कर रही है बिल्कुल आइसोइलेक्ट्रिक लाइन को, तो इस जो टच करने को हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम जे पॉइंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जे पॉइंट। अब जो जे पॉइंट से लेके जो टी के स्टार्ट तक है ये बिल्कुल एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मली ये हमारे पास क्या होती है, कोई इसमें ना अपवर्ड डिफ्लेक्शन होती है ना डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होती है, बस हमारे पास ये सीधा जो है एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है। इसको हम बोलते हैं एस टी सेगमेंट। इसको हम बोलते हैं एस टी सेगमेंट, ये हमारे पास ये शो हुआ है। इसके अलावा जो हमारे पास क्यू आर एस था उसे हम असल में सिंगल वेव नहीं लेते, उसको हम लेते हैं एज आ कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स उसे हम बोलते हैं क्यू आर एक्स कम्प्लेक्स। ठीक है, फिर एस टी सेगमेंट हमारे पास आ गया, तो स्टार्टिंग ऑफ टी जो है वहाँ से लेकर जो टी के आइसोइलेक्ट्रिक लाइन को दोबारा टच होने तक ये जो हमारे पास पूरी वेव बनती है इसे हम क्या बोलते हैं, टी वेव। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको हम बोलते हैं टी वेव। उसके बाद फिर हमारे पास एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आती है, उसके बाद दोबारा अपवर्ड डिफ्लेक्शन होती है और फिर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होती है, तो इसको हम बोलते हैं यू वेव। यू वेव है, ये इतनी कॉमन हमारे पास हमें नज़र नहीं आती। और एक आर से लेके दूसरे आर तक का जो डिस्टेंस है वो इस तरह आप मेजर कर सकते हैं कि एक आर वेव से दूसरी आर वेव के बीच में जितने भी नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस आते हैं। इसी तरह कुछ इंटरवल भी है, जैसा कि क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग ऑफ यहाँ से आपने लेना है क्यू से और स्टार्टिंग ऑफ टी वेव, स्टार्टिंग ऑफ क्यू टू स्टार्टिंग ऑफ टी वेव, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यू टी इंटरवल। और जो एक आर से दूसरे आर तक का डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं आर आर इंटरवल। ठीक है, इसी तरह ये कंडीशन जो है हमारे पास इसे हम बोलते हैं पी आर सेगमेंट, ये जो ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपने जहन में ख़ुद से रखनी पड़ेंगी, ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपके दिमाग में आ सकती हैं, वैसे एक बार देखने से नहीं आ सकती। बाकी जो कौन सी स्पीड होती है जिसके ऊपर जो हम पेपर मशीन में किसी मशीन में डालते हैं, तो उस स्पीड के साथ उसके ऊपर जो हमारे पास ये पी वेव्स वगैरह जो भी बनती हैं, तो वो स्पीड हमारे पास ये मेंशन हुई है, वो होती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं कि ये जो वेव हमने पढ़ी है असल में ये प्रेजेंट क्या कर रही थी। अब पी वेव जो है हमारे पास, ये हमारे पास असल में क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन को पी वेव प्रेजेंट कर रही है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है, या तीनों वेव्स जो हैं मिलके कम्प्लेक्स बना रही हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। इसी तरह टी वेव जो है ये हमारे पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइज, ये दोनों डीपोलराइजेशन और ये टी वेव जो है रीपोलराइजेशन। इसके अलावा यू वेव जो है हमारे पास यूजुअली नॉट सीन होती है, लेकिन ये क्या हमारे पास कर रही होती है, रीपोलराइजेशन ऑफ परकंजे फाइबर्स। रीपोलराइजेशन ऑफ परकंजे फाइबर्स कौन शो कर रही है हमारे पास, यू वेव। तो हमने जो है अपनी तकरीबन काफ़ी हद तक ईसीजी के जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। अब हमारे पास कुछ नॉर्मल कुछ पैथोलॉजीज़ हैं जो आप कोशिश करें कि आप उसको
देखें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह, मतलब हमारे पास अगर किसी डिज़ीज़ में कोई इस तरह की चेंजेस आती है तो आप किस तरह उसे पिक कर सकते हैं। तो ये जैसा कि हमारे पास एक सिंपल एक लीड है, कोई भी एक लीड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक लीड हो। अब ये हमारे पास नॉर्मल आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारे पास अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, फिर ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है जो कि आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे आके रुक रही है, फिर ये हमारे पास बीच में आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, फिर उसके बाद हमारे पास ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जब नीचे आ रही है तो ये हमारे पास जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन थी, या ये वाली लाइन जिसे हम ले लेते हैं, उसको ये टच नहीं कर रही। ये तो हमारे पास आर वेव थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जे पॉइंट जो है वो नहीं बन रहा। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की वेव है ये अपनी जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से है वो क्या उठी हुई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस ये असल में हमारे पास क्या था, इस जगह पे हमारे पास नॉर्मल आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बननी चाहिए थी जिसे हम क्या बोलते हैं, एस टी सेगमेंट। अब जैसा कि इसमें क्या एस टी सेगमेंट जो एलिवेशन हुई है, आप दूसरी लीड में भी देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास एस टी सेगमेंट जो है वो एलिवेट हुआ हुआ है ऊपर की साइड पे, इसी तरह इसमें भी एस टी सेगमेंट एलिवेशन हुई है। अब के एस टी सेगमेंट एलिवेशन हमारे पास किस में हो सकती है, मोस्ट कॉमन काज है एस टी एलिवेशन एम आई में भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास एंजाइना में भी हो सकती है, अनस्टेबल एंजाइना में भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट जो है हमारे कितने अमाउंट ऑफ जो है जो हार्ट का मसल है वो इन्वॉल्व है। अगर किया हमारे पास एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, या जो हार्ट की जो तीन मसल्स हैं हमारे पास, अगर फ़र्ज़ किया वो तीनों हमारे पास इस्कीमिया उन तीनों का हो रहा है, तो तीन का इस्कीमिया ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगी, एलिवेशन शो होगी। अगर किसी एक जो हमारे पास मसल है उसका इस्कीमिया हमारे पास हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि उसकी वजह से जो होगी हमारे पास डेविएशन होगी। तो एस टी सेगमेंट की एलिवेशन है तो इसका मतलब है कि तीनों जो हमारे पास जो है इन्वॉल्व हैं, लेयर्स जो हैं, अगर डिप्रेशन है तो इसका मतलब है सिंगल लेयर है कोई इन्वॉल्व है। ये स्कीमिया की वजह से भी हो सकता है, इन्फॉक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो आपने इस जो ये पहली थी हमारे पास, इसका जो हमारे पास डायग्नोसिस आएगा वो क्या है, एस टी सेगमेंट एलिवेशन। तो एस टी सेगमेंट एलिवेशन की मोस्ट कॉमन काज क्या है हमारे पास, एम आई, स्टेमी जिसे हम बोलते हैं, एस टी एलिवेशन एम आई। तो ये इसी की उसकी है। अब फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट हमारे पास एम आई के साथ आ गया है, अब आपने सबसे पहली जो चीज़ करनी है, आपने वही सारा एल्गोरिथम जो मैंने आपको पहले सिखाया है वही आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने देखना है कि किन किन लीड्स में मसला है। अगर फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट आता है उसकी जो लीड 1 है, AVL, V5 और V6 लीड में हमारे पास कोई भी अबनॉर्मेलिटी आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल वॉल MI। अगर फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट आता है जिसमें हमारे पास लीड 2, लीड 3 और AVF में है मसला, तो उसको हम बोलेंगे इंफीरियर वॉल MI। अगर फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट आता है जिसकी V1 और V2 लीड्स में प्रॉब्लम है तो उसे हम बोलेंगे सेप्टल वॉल MI। अगर V3 और V4 में प्रॉब्लम है तो उसे हम बोलेंगे एंटीरियर वॉल MI। लेकिन जो नॉर्मली हमारे पास पेशेंट आते हैं उनके अंदर ये चारों जो हैं इन्वॉल्व होते हैं तो इसलिए हम उसे बोलते हैं एंटीरो सेप्टल MI। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, आप कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करें और इसका डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करें। उसी तरह आपने रेट, रिदम, पी वेव, एक्सिस सारी चीज़ें देखनी है, उसके बाद आपने वेव्स के ऊपर आना है। तो चले देखें आप डायग्नोसिस बना सकते हैं नहीं बना सकते। अब जैसा कि आपने अभी तक, मुझे उम्मीद है, डायग्नोसिस बना दिया होगा, तो अब इसकी लीड्स मैं आपको बता देता हूँ जिस चीज़ में मसला है, 2, 3 और AVF। ये डायग्नोसिस क्या है हमारे पास, एक्यूट इंफीरियर वॉल MI। ST सेगमेंट आप देख सकते हैं, एलिवेशन है, एलिवेशन है, इसमें भी एलिवेशन है, किसी हद तक इसमें जो हमारे पास डिफ्लेक्शन भी है, इसमें भी डिफ्लेक्शन है। तो
ये हमारे पास कौन सा है, डायग्नोसिस इसका है एक्यूट इंफीरियर MI। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, कोशिश करें वीडियो को दोबारा से स्टॉप करें और इसका डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करें। तो अब जैसा कि आपने डायग्नोसिस बना लिया होगा, तो इसका जो डायग्नोसिस है हमारे पास वो साइनस टैकीकार्डिया है। साइनस का मतलब है कि पी वेव्स जो है वो प्रेजेंट है, और टैकीकार्डिया का मतलब है कि हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 है। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि हमारे पास फ़र्ज़ किया हम चलते हैं इसमें लीड 2 में चलते हैं। लीड 2 में आर और आर के बीच में जो नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस हैं तकरीबन 14 है। तो अगर आप 1500 को डिवाइड करेंगे 14 के ऊपर, तकरीबन ये 100 प्लस बनता है हार्ट रेट। तो नॉर्मल हार्ट रेट हमारे पास रेंज कौन सी होती है उसकी, 60 टू 100। जब ग्रेटर देन 100 है तो ये टैकीकार्डिया है। और क्योंकि इसमें पी वेव्स प्रेजेंट हैं, ये देख सकते हैं आप, ये है, अलावा ये 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 जो पी वेव्स हमारे पास प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं साइनस टैकीकार्डिया। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ईसीजी ऐसा टॉपिक है जिसे मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं बना सकता, उसके लिए मुझे 2 से 3 वीडियोज़ और भी बनानी पड़ेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको किसी भी कोई ईसीजी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।